गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी विषय का टॉपिक फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करेंगे। पीछे की क्लासेस में हमने फोटोसिंथेसिस की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन कर लिया था और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के अल्टरनेट पाथवे C4 और CAM साइकिल भी हमने पढ़ लिया है। तो आज इस फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए सबसे लास्ट टॉपिक इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस को हम पढ़ेंगे। यानी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि वो कौन से कारक है जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कुछ कारक ऐसे होंगे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं, कुछ कारक जो है इसे कम करने का प्रयास करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम उन सभी फैक्टर्स का अध्ययन करेंगे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पॉजिटिवली या नेगेटिवली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। आज की क्लास में मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के संबंध में एक वैज्ञानिक थे ब्लैकमैन। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, यानी सीमाकारी कारकों का सिद्धांत। ये ब्लैकमैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कोई एक कारक प्रभावित नहीं करता है, इसे बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो साथ मिलकर प्रभावित करते हैं और इन सभी कारकों में से जो कारक सबसे स्लोवेस्ट होता है या सबसे मिनिमम होता है, जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है, वह लिमिटिंग फैक्टर की भांति काम करता है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि फोटोसिंथेसिस को बहुत सारे कारक प्रभावित कर रहे हैं और ये सारे कारक एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी सेपरेट फैक्टर में से जो फैक्टर जो है सबसे स्लोवेस्ट फैक्टर होता है या जो लिमिटिंग फैक्टर तो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है, वही जो है लिमिटिंग फैक्टर की भांति कार्य करता है। इसे हम इस ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इस ग्राफ के अंदर इस एंगल पर हमें दिखाई दे रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर है यहाँ पर, और इस एंगल पर हमने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है उसके साथ हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का हम ग्राफ खींचते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब यहाँ पर हमने क्या दिया कि प्लांट को रिलेटिव लो लाइट डेंसिटी रखी है। रिलेटिव लो लाइट डेंसिटी मतलब है कि लाइट की डेंसिटी जो है ये जो है कम है, उस कंडीशन हमने बात की। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है बिल्कुल जीरो है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट क्या है, बहुत ही कम है। लाइट यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है इसलिए फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि लाइट तो प्रेजेंट है लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है, फटाफट आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो तेजी से बढ़ती है, क्योंकि लाइट अवेलेबल है। लाइट यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, लाइट यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस समय लिमिटिंग फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतनी ही तेजी से बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती चली जा रही है। लेकिन एक समय बाद में क्या होगा कि यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड की इस कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है यहाँ पर आकर स्थिर हो जाती है। इसके बाद में आप चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ाओ, फोटोसिंथेसिस की रेट जो है ये स्थिर रहती है, फोटोसिंथेसिस रेट नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि अब जो लाइट की जो इंटेंसिटी है यह लिमिटिंग फैक्टर हो गया है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहां से लेकर यहां तक तो कार्बन डाइऑक्साइड कम थी इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन अब लाइट इंटेंसिटी जो है ये अब लिमिटिंग फैक्टर हो गया है, और इसके उपरांत इस लाइट इंटेंसिटी के ऊपर इससे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। लेकिन इसी समय अगर हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, हायर लाइट इंटेंसिटी कर देते हैं,
तब आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो है ये फटाफट तेजी से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। और क्योंकि यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अब लिमिटिंग फैक्टर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत तेजी से बढ़ता है। फिर वही बात आती है, इस पॉइंट पर आकर वापस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये स्थिर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी अभिक्रिया को तो बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं, उस समय जो फैक्टर जो है मिनिमम मात्रा में उपलब्ध होता है, सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है, स्लोएस्ट फैक्टर होता है, वह लिमिटिंग फैक्टर की भांति काम करता है। तो ये सभी फैक्टर्स के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रॉबर्ट ब्लैकमैन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के नाम से हम जानते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सभी फैक्टर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले फैक्टर्स है एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरे हैं इंटरनल फैक्टर्स। शुरुआत करते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स से। एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाह्य कारक। बाह्य कारक से तात्पर्य यह है कि वे कारक जो पादप शरीर से बाहर वातावरण में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। और इन सभी फैक्टर में से पहला फैक्टर है जिसे हम लाइट या प्रकाश कहते हैं। फोटोसिंथेसिस शब्द या फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है ये कंप्लीटली लाइट पर ही डिपेंडेंट होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो लाइट ही है, क्योंकि लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस ही पॉसिबल नहीं है। लाइट है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं है। तो लाइट तो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और चूंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइट फैक्टर को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे: इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट और ड्यूरेशन ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब होता है प्रकाश की प्रखरता, कि प्रकाश की तीव्रता कितनी है। क्योंकि प्रकाश की तीव्रता जो है, अगर प्रकाश की तीव्रता कम है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कम हो जाएगी, प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, और प्रकाश की तीव्रता अगर बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है, इससे पौधा जो है झुलसने वाली कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस जो है वापस कम हो जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट कई तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है कंपेंसेशन पॉइंट। कंपेंसेशन पॉइंट से मतलब ये होता है कि लाइट की वह इंटेंसिटी जिस पर फोटोसिंथेसिस के दौरान अपटेक की गई CO2 और रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज की गई CO2, इनका लेवल बराबर हो जाता है, उसे हम कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। इसे अगर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पादपों में दो प्रक्रियाएं होती है, एक फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट CO2 को ग्रहण करते हैं। एक प्रक्रिया होती है रेस्पिरेशन, जिसमें इस CO2 का परित्याग करते हैं। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि फोटोसिंथेसिस की दर अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की दर के अगर बराबर हो जाती है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये एग्जैक्टली मैचेस द रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, या कोशिकीय श्वसन की दर के बराबर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है फोटोसिंथेसिस के दौरान जिस CO2 को ये ग्रहण करते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान CO2 का परित्याग करते हैं, अगर इनकी मात्रा अगर बराबर हो जाती है, जिस लाइट इंटेंसिटी पर यह प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हम कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। अगर हम इसे O2 के केस में बात करें तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो है O2 को रिलीज करते हैं, जबकि श्वसन क्रिया के दौरान O2 को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर O2 के केस में बात करें तो फोटोसिंथेसिस के दौरान मुक्त O2 और श्वसन क्रिया के दौरान ग्रहण की गई O2 जो है जिस लाइट इंटेंसिटी पर बराबर हो जाती है उसे कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कंपेंसेशन पॉइंट को हम संतुलन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर प्लांट्स आपके दो प्रकार के होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो छायादार पौधे होते हैं, शेड लिविंग प्लांट्स या छायादार पौधे हैं। तो ऐसे पौधों में ये कंपेंसेशन पॉइंट जो है
कम लाइट इंटेंसिटी पर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इन्हें अधिक लाइट इंटेंसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। छायादार पौधे हैं तो प्रकाश की कम तीव्रता पर भी इनको संतुलन बिंदु या कंपेंसेशन पॉइंट प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ पौधे सामान्यतः जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वे लाइट लविंग प्लांट्स होते हैं। ये प्रकाश के अंदर उगने वाले पौधे हैं, प्रकाश की अधिक तीव्रता में ग्रो करने वाले पौधे हैं। इन पौधों के अंदर कंपेंसेशन पॉइंट जो है अधिक लाइट इंटेंसिटी पर प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी पौधों के लिए कंपेंसेशन पॉइंट समान होता है, तो ये डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर कि अलग अलग प्लांट्स के लिए कंपेंसेशन पॉइंट जो है अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बात की कि छायादार पौधे हैं, शेड लविंग प्लांट है, उनमें कंपेंसेशन पॉइंट कम लाइट इंटेंसिटी पर प्राप्त होता है। जबकि जो लाइट लविंग प्लांट है, जो प्रकाश प्रिय पौधे हैं, उनमें कंपेंसेशन पॉइंट जो है अधिक लाइट इंटेंसिटी पर प्राप्त होती है। दूसरा जो पॉइंट है उसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश जो है इसकी प्रकृति क्या है। जैसा कि हम इसके ऊपर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रकाश जो है, जो विजिबल लाइट होती है वो करीब 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक होती है। और जैसा कि हमने बात की थी कि फोटो सिस्टम जो है ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पर एक्टिवेट होते हैं और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पर एक्टिवेट होते हैं। तो सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो फोटो सिस्टम इस वेवलेंथ पर एक्टिवेट हो रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है ऑब्वियसली इस वेवलेंथ के पर अधिक होती है। तो जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है या लाल रंग का प्रकाश होता है उस पर फोटोसिंथेसिस की दर जो है अपेक्षाकृत रूप से अधिक होती है। जबकि जो हरे रंग का प्रकाश होता है, ग्रीन कलर की जो लाइट होती है, इसे क्लोरोप्लास्ट जो है प्रतिकर्षित करते हैं, पर्णहरित द्वारा इसका प्रतिकर्षण होता है। तो ग्रीन कलर की जो लाइट होती है इस वेवलेंथ की लाइट के ऊपर फोटोसिंथेसिस की रेट जो है ये बहुत ही कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश जो है किस अवधि के लिए पादप को प्राप्त होता है। प्रकाश की अवधि यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लांट्स को पूरे दिन प्रकाश जितना अधिक समय तक मिलेगा, पादप फोटोसिंथेसिस करने में उतना ही अधिक सक्षम होंगे, और प्रकाश जितनी कम अवधि तक मिलेगा फोटोसिंथेसिस की दर उतनी ही कम होगी। लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर डे लेंथ अधिक होती है, और शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर दिन की लंबाई कम होती है। तो पादपों ने स्वयं को डे लेंथ के अकॉर्डिंग या ड्यूरेशन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर रखा है। लेकिन फिर भी प्रकाश संश्लेषण जो है इस प्रक्रिया की लाइट आवश्यक है, तो जितनी ड्यूरेशन तक उसे लाइट मिलेगी प्रकाश संश्लेषण उस ड्यूरेशन तक जो है संपन्न होगा। अगला फैक्टर है ऑक्सीजन। किसी भी अभिक्रिया के लिए हमने पढ़ा है कि एंड प्रोडक्ट जितना अधिक होगा वह उस अभिक्रिया की दर को कम करेगा। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस जो है ये एंड प्रोडक्ट के रूप में बनती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उत्पाद है ऑक्सीजन गैस। अगर वातावरण में पहले से ऑक्सीजन उपलब्ध अधिक होगी तो यह फोटोसिंथेसिस की क्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का कार्य करेगी। अर्थात वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है। लेकिन यह कमी जो है एक इनडायरेक्ट रूप से आती है। इसका कारण क्या है कि अधिक ऑक्सीजन की सांद्रता होने से विभिन्न एंजाइम्स का ऑक्सीकरण होने लग जाता है। तो एंजाइमों का ऑक्सीकरण होने से जो है क्लोरोप्लास्ट व अन्य कोशिकाओं के जो एंजाइम है उनका ऑक्सीकरण होने से जो है समस्त अभिक्रियाएं जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इस प्रक्रिया को हम सोलेराइजेशन या सोरेन भी हम इसे कहते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में इस प्रकार की जो कंडीशन होती है कि ऑक्सीजन के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। दूसरा, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने से प्रकाश श्वसन जो है यह अधिक मात्रा में होने लग जाता है, और जब प्रकाश श्वसन अधिक होता है, फोटो रेस्पिरेशन जब अधिक होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट जो है अपने आप गिर जाती है। तो हालांकि वैसे C3 प्लांट जो है इसमें फोटो रेस्पिरेशन की समस्या ज्यादा है। इससे बचने के लिए विभिन्न पादप जो है इन्होंने C4 चक्र को अपना लिया है, जिससे ऑक्सीजन का नुकसान यहाँ पर कम होता है। लेकिन C3 पादप जो है उसमें स्पष्ट रूप से ऑक्सीजन गैस का नकारात्मक प्रभाव जो है देखने को मिलता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि पहले से पता है हमें कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है,
अब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होना है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें अधिक मात्रा में चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जब बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सकारात्मक रूप से बढ़ती है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान हमें क्रियाकारक के तौर पर, अभिकारक के तौर पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% ही होती है, यानी इसकी सांद्रता पहले से बहुत कम है। तो प्रदूषण की वजह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता भी है तो इतनी अधिक लेवल मात्रा में नहीं बढ़ पाता कि यह फोटोसिंथेसिस जो है उस पर नकारात्मक प्रभाव डाले, क्योंकि अधिक सांद्रता भी कई बार नकारात्मक प्रभाव डालती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता प्लांट्स के लिए सामान्यतः इतनी अधिक कभी भी नहीं होती कि यह फोटोसिंथेसिस को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे। तो अतः कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर जो है यह सामान्य रूप से बढ़ती चलती है। अगला है टेम्परेचर या तापक्रम। तापक्रम के लिए अगर कहा जाए तो तापक्रम शरीर में होने वाली समस्त अभिक्रियाओं को डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। सामान्यतः इनडायरेक्ट रूप से तो प्रभावित करता ही है। अब होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर वह एंजाइम सक्रिय रूप से काम करता है। और सामान्यतः यह टेम्परेचर जो है करीब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर पर सभी एंजाइम सक्रिय रूप से काम करते हैं और सभी अभिक्रियाएं जो है तीव्र गति से संपन्न होती है। तो ऐसा ही फोटोसिंथेसिस के लिए भी है कि इस टेम्परेचर के ऊपर जो है फोटोसिंथेसिस जो है यह बहुत ही तेजी से संपन्न होता है। अगर तापक्रम में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो उस समय फोटोसिंथेसिस की रेट गिर जाती है, क्योंकि एंजाइम्स जो है ये एंजाइम्स और कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं हो पाता है। और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है उस समय एंजाइम जो है इसका विकृतीकरण होना शुरू हो जाता है। अगर टेम्परेचर जो है 45 से ऊपर होने लग जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस से अबव जाता है, तो विभिन्न एंजाइम्स जो है इनका डीनेचुरेशन होने लग जाता है, विकृतीकरण होने लग जाता है, जिससे जो है अभिक्रियाएं जो है ये नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और फोटोसिंथेसिस की रेट जो है ये गिर जाती है। तो टेम्परेचर जो है यह ऑप्टिमम टेम्परेचर, उपयुक्त तापक्रम आवश्यक होता है। उपयुक्त तापक्रम से कम तापक्रम पर भी फोटोसिंथेसिस की रेट गिरती है और अधिक तापक्रम पर भी फोटोसिंथेसिस की रेट गिरती है। और अगर तापमान अधिक हो जाता है उस समय पादप जो है ये हीट शॉक की वजह से अपने रंध्र बंद कर लेते हैं और वायु का आदान प्रदान जो है बिल्कुल ही कम हो जाता है। अगला है वाटर। वाटर भी फोटोसिंथेसिस के दौरान अभिकारक के रूप में काम आता है, क्योंकि वाटर जो है उसका लाइट की प्रेजेंस में फोटोलाइसिस होता है, जल अपघटन होता है, और जल अपघटन के द्वारा ही ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और एटीपी और NADPH2 एनर्जी मुक्त होती है। अतः फोटोसिंथेसिस के लिए जल जो है अत्यधिक आवश्यक है, वाटर बहुत ही नेसेसरी है। दूसरा, वाटर की प्रेजेंस में प्लांट जो है इसका मेटाबॉलिज्म जो है एक्टिवली होता है, प्लांट्स का प्रोटोप्लाज्म जो सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो दोनों तरीके से वाटर नेसेसरी है। पहला कि कोशिकाओं का जीव द्रव्य सक्रिय रहे, इसके लिए भी पानी आवश्यक है, क्योंकि कोशिकाओं में पानी उपस्थित होगा तो कोशिका स्फीत अवस्था में होगी, और स्फीत अवस्था में जो कोशिका है उसका प्रोटोप्लाज्म हाईली एक्टिव होता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है सक्रिय रूप से संपन्न होती है। और दूसरा, फोटोसिंथेसिस स्वयं जो है इसमें वाटर भाग लेता है और जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। तो पानी जो है इस प्रक्रिया के लिए अत्यधिक आवश्यक एक पदार्थ होता है। अगला है एयर पोल्यूटेंट्स। वायुमंडल में कुछ प्रदूषक पाए जाते हैं वायु के अंदर, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। इनकी स्ट्रक्चर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के समान होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपटीशन करते हैं। और दूसरा, ये कोशिका के अंदर जीवद्रव्य को निष्क्रिय करने का काम करते हैं। जीवद्रव्य के लिए ये विषैले पदार्थ के रूप में होते हैं, जिससे कोशिकाएं जो है इनके प्रति रेस्पॉन्स जब देती है तो कोशिकाएं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बिल्कुल ही कम कर देती है। अतः ये कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के रूप में फोटोसिंथेसिस को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अगले फैक्टर्स है इंटरनल फैक्टर्स।
इंटरनल फैक्टर से तात्पर्य यह है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो है पादप के अंदर उपस्थित होते हैं, पादप कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होते हैं, तो उसे हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं। इसमें पहला फैक्टर है क्लोरोफिल कंटेंट। पादप कोशिकाओं के अंदर उपस्थित क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसे ही हम क्लोरोफिल कंटेंट कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल पिगमेंट्स के द्वारा किया जाता है। तो सीधा सा तात्पर्य यह है कि क्लोरोफिल कंटेंट कोशिका का जितना रिच होगा, जितना अधिक होगा, उसमें लाइट एनर्जी को ट्रैप करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, और जितना अधिक लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाएगा उतनी अधिक एटीपी और NADPH2 का संश्लेषण होगा, और उतना ही अधिक मात्रा में CO2 के फिक्सेशन से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। तो कोशिका में उपस्थित क्लोरोफिल कंटेंट जो है ये बहुत ही इफेक्टिव फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जिस पर डिपेंड करती है। तो क्लोरोफिल कंटेंट जितना रिच होगा, फोटोसिंथेसिस की रेट उतनी ही अधिक होगी। दूसरा फैक्टर है प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर। प्रोटोप्लाज्मिक मतलब जीव द्रव्य के कारक। किसी भी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य अगर सक्रिय होता है तो उसके अंदर विभिन्न प्रक्रियाएं जो है तेजी से संपन्न होती है, और जीव द्रव्य अगर निष्क्रिय होता है तो प्रक्रियाएं जो है तेजी से संपन्न नहीं होती है। तो अगर पादप कोशिका शीत अवस्था में है, उसमें पर्याप्त जल मौजूद है, पर्याप्त वाटर मौजूद है, और इसमें विषैले पदार्थ टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है, तो ऐसा प्रोटोप्लाज्म जो है ये एक्टिव प्रोटोप्लाज्म होता है, और इस कंडीशन में यह एक्टिवली फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट फैक्टर है एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है संग्रहण होना। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का एंड प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा हम कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट कोशिका में बनते हैं, ये अगर कोशिका में इकट्ठे होते रहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ जाती है। तो कोशिका के लिए आवश्यक है कि जो कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित होते हैं ये तुरंत कोशिका से हटाकर पादप के अन्य भागों में वितरित कर दिए जाए। तो अगर इनका वितरण होता रहेगा तब कोशिकाएं सक्रिय रूप से फोटोसिंथेसिस करेंगी। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट कोशिका में एकत्रित होते रहेंगे तो कोशिका को कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस की रेट जो है ये गिर जाती है। तो एंड प्रोडक्ट कभी भी एक्यूमुलेट होता है, संग्रहित होता है, तो उसकी दर में गिरावट आती है, अभिक्रिया की दर में गिरावट आती है। तो ये कुछ फैक्टर्स जो थे जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जो हमने पढ़े कि कुछ फैक्टर्स जो है इस प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, कुछ नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट टॉपिक हो जाता है। हमने कई चैप्टर्स में इसे पूरा पढ़ा है हमने, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।